हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज फिर से हम बात करेंगे AS1 के बारे में, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना? चलो, तो आपको हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा दिए थे भाई। ठीक है, चलो। कहाँ तक? सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है। इसके पहले हमने बात किया था बेटा एजम्पशंस के बारे में। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? इंट्रोडक्शन बताया था कि भाई इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। आप क्या करोगे? अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अच्छे से की थी। चलो, अब आगे देखो। हाँ, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजेंशंस के बारे में बात किया था कि इसमें तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजेंशंस होते हैं: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। ठीक है ना? ओके बेटा। फिर हमने बात किया था, यदि बेटा आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजेंशंस को फॉलो करते हैं तो आप उसे डिस्क्लोज कर, मतलब वो रिक्वायर्ड नहीं है डिस्क्लोज करने के लिए। यदि आप फॉलो नहीं करते तो उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको डिस्क्लोज करेंगे कि हमने एजम्पशंस नहीं फॉलो किए हैं। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा। अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में हमने बताया था कि आपके पास भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग सिलेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ये देखो बेटा, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में हमने बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर टू पोर्ट्रे अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द परफॉर्मेंस एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ इंटरप्राइजेस। ठीक है बेटा, चलो। मतलब कि कोई भी इंटरप्राइज है बेटा, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अफेयर्स को ट्रू एंड फेयर व्यू में प्रेजेंट करना चाहता है, तो उसको कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करना होगा। ये देखो, सेलेक्टिंग पॉलिसी, अल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी इवेल्युएट इन दैट लाइट, इन पार्टिकुलर मेजर कंसिडरेशन दैट गवर्न सिलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर पॉलिसी आर। अब जो आप अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करोगे, वो अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि आपकी प्रूडेंस होना चाहिए। ठीक है ना? प्रूडेंस के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए? सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए, मैटेरियलिटी होना चाहिए, और आपका फोर्थ है बेटा मैनर ऑफ डिस्क्लोजर। ठीक है ना? किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी में आपको मेजर 4 पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहले प्रूडेंस, दूसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तीसरा मैटेरियलिटी, फोर्थ है बेटा आपका मैनर ऑफ डिस्क्लोजर। उस अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे डिस्क्लोज करेंगे? भाई उस अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या मटेरियल है, उसे उस आइटम्स को जरूर आपको डिस्क्लोज करना होगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, देखो बेटा, आपका एक इवेंट होता है, एक ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है ना? ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट्स शुड बी अकाउंटेड फॉर अ प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द दियर सब्सटेंस एंड फाइनेंशियल रियलिटी, नॉट मेयरली बाय डियर लीगल फॉर्म। मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन हो या अदर इवेंट्स हो, वो क्या होने चाहिए? शुड बी अकाउंटेड होने चाहिए। सबसे पहली बात, शुड बी अकाउंटेड होने चाहिए। हाँ, चलो। शुड बी अकाउंटेड फॉर presented in accordance with their substance and financial reality. ओके बेटा, नॉट merely by their legal form। ओके, ये पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट बेटा, प्रूडेंस होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी प्रूडेंस होना चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए, मैटेरियलिटी होना चाहिए, और मैनर ऑफ डिस्क्लोजर। ये 4 पॉइंट जब आप किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या करते हैं भाई, सिलेक्ट करते हैं, तो ये मेजर कंसिडरेशंस जो आपको गवर्न करना, भाई गवर्न सिलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर पॉलिसी। ठीक है, चलो। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूडेंस का मतलब होता है कि इन, मतलब कि ऑर्डिनरी अगर हम बात करें बेटा, प्रूडेंस का मतलब होता है कोई भी काम आप ऐसा करोगे जैसे कि वो आपको, मान लो बेटा, सपोज बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे प्रूडेंस वर्ड समझाने के लिए। चलो, मान लो बेटा आपका कोई यहाँ पे फ्रेंड है। ठीक है ना? और ये आप हो बेटा। ठीक है?
और आपका कोई भी मान लो क्या है, वर्क है जो कि आपको कंप्लीट करना था, आपने क्या किया, इस पर्सन को, ये मान लो अपना फ्रेंड है, उसे आपने क्या कर दिया है, आउटसोर्स कर दिया है। अब ये जो बेटा आपका फ्रेंड होगा, वो ऐसा इसे कंप्लीट करेगा वर्क को जैसे इसका ओन वर्क हो बेटा, क्या हो, ओन वर्क हो। ओके, ओन वर्क। अगर ये इसके काम को कैसे समझता है, अपना काम समझ के करता है, तो ये हम समझेंगे बेटा कि प्रूडेंस है। ठीक है ना। इन व्यू ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद फ्यूचर इवेंट, प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड बट लॉसेस आर प्रोवाइडेड फॉर एज अ मैटर ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखो भाई, आप क्या करोगे, प्रूडेंस में आप जब भी बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है और साथ में लॉस भी होता है, ठीक है ना। ओके, चलो। अगर क्या है, मान लो बेटा प्रॉफिट है, तो जब तक वो क्या ना हो, रियलाइज ना हो जाए, तब तक आप उसे प्रॉफिट नहीं मानोगे। ओके बेटा। और यदि बेटा वो लॉस है, तो उसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुरंत लॉस को रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है ना। ओके बेटा, ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा। अगर मान लो कोई भी बिजनेस है आपका, उसमें आपका प्रॉफिट है, तो आपको उसे रिकॉग्नाइज अंटिल नहीं करना जब तक वो रियलाइज ना हो जाए, ठीक है ना। वो प्रॉफिट मान लो रियलाइज ना हो, तब तक उसे आपको रिकॉग्नाइज या प्रॉफिट नहीं मानना है। लेकिन लॉस बेटा, अगर आपको लॉस हुआ, तो आपको लॉस तुरंत क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। ओके बेटा, चलो। इन व्यू ऑफ द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद फ्यूचर इवेंट, किसी भी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स में यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आर नॉट एंटिसिपेटेड, उसे आप प्रॉफिट नहीं मानेंगे। बट लॉसेज आर प्रोवाइडेड फॉर एज अ मैटर ऑफ कंजर्वेटिज्म, आप लॉस को क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे। प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड फॉर all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined। देखो बेटा, अगर लॉस हो रहा है और वो अनसर्टेन है, फिर भी उसे क्या करना होगा, आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, ठीक है ना। चाहे वो उसकी वैल्यू डिटरमाइंड हो या ना हो, ठीक है ना बेटा। चलो, with certainty and represents only a best estimate in the light of available information। मतलब बेटा, बेस्ट एस्टिमेट आपको लगा करके उस लॉस को क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो बेटा, द एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंश्योर दैट प्रॉफिट आर नॉट ओवर स्टेटेड। प्रूडेंस का मतलब है आप अपने प्रॉफिट को ओवर स्टेट नहीं करोगे, ठीक है ना। अगर लॉस है, लॉस आर नॉट अंडर अंडर स्टेटेड, मतलब कि जैसे आपका ये पीएनएल अकाउंट है बेटा, ठीक है ना। आप अपने पीएनएल अकाउंट में अगर बेटा लॉस को कम कर दोगे, क्या कर दोगे, लॉस को कम कर दोगे और प्रॉफिट को बढ़ा दोगे, जो भी इनकम होगी, तो जो आपका प्रॉफिट आएगा बेटा, अल्टीमेट इसका जो इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट मोर होगा बेटा, मोर प्रॉफिट शो होगा। इससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भाई प्रॉफिट ज्यादा शो करेगा। मतलब कहने का क्या है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगी बेटा, ठीक है ना। चलो आगे देखो बेटा, असेट्स आर नॉट ओवर स्टेटेड। ओके बेटा, अब देखो बेटा, आपकी बैलेंस शीट के अंदर असेट्स एंड लायबिलिटी शो होती है। यदि आपकी लायबिलिटी इधर है और असेट्स इधर है बेटा, आप अपने असेट्स को बढ़ा देते हो और लायबिलिटी को कम कर देते हो बेटा, तो बताओ यहां पे आपका जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा शो होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आप अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसे सेलेक्ट करोगे जिससे वो अकाउंटिंग पॉलिसी प्रूडेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रॉफिट को क्या नहीं करना है, ओवर स्टेटेड नहीं करना है, और लॉस को अंडर स्टेटेड
असेट को ओवर स्टेटेड नहीं करना, लायबिलिटी को अंडर स्टेटेड नहीं करना। कहने का मतलब है लायबिलिटी को कम नहीं दिखाना बेटा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, असेट को बढ़ाकर नहीं दिखाना, प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं करना है, लॉस को डिक्रीज नहीं करना है। ठीक है ना बेटा। चलो, जैसे कि एग्जाम्पल देखो दे रखा है बेटा, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है ना बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन में एक एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, इज द पॉलिसी ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बेटा एज पर AS2 क्या होता है, कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर लिया जाता है। ठीक है ना, कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक, इन दोनों का क्या लेना होगा आपको, लोअर लेना होगा। ओके, चलो बेटा, इस एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, सपोज अ ट्रेडर हैज परचेज 500 यूनिट्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट, सोल्ड ए 400 आर्टिकल 15 रुपीज पर यूनिट। मतलब कि अभी बेटा आपने 500 यूनिट 10 रुपीज से आपने परचेज किया, तो 5000 का आर्टिकल आपने परचेज कर लिया। अब आपने सेल कर दिया है 400 आर्टिकल 15 रुपीज के रेट से बेटा 6000 का। ठीक है ना, अभी देखो बेटा 500 परचेज किया यूनिट, अभी 400 सेल कर दिया, तो रिमेनिंग जो बचा हुआ है स्टॉक में आपके 100 यूनिट आपका बचा हुआ है। कितने रेट से परचेज किया गया है बेटा, 10 के रेट से, और सेल किया गया है 15 के रेट से। अगर हम बात करें बेटा, अगर कुछ अभी आगे इसमें बात ना करें, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टॉक को किस में दिखाओगे, कॉस्ट देखो दे रखा है 10, और बेटा एनआरवी दे रखा है 15, विच एवर इज लोअर में दिखाना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना, लेकिन आगे देखो बेटा एग्जाम्पल क्या रहा है, कह रहा बेटा अनसोल्ड आर्टिकल, अनसोल्ड आर्टिकल्स इज 15, द ट्रेडर शुड वैल्यू हिज स्टॉक एट 10 रुपीज पर यूनिट, दस इग्नोरिंग द प्रॉफिट 500। मतलब वही कह रहा बेटा, आपको क्या करना होगा, स्टॉक को वैल्यूड करना होगा 10 रुपीज से, जो 5 रुपीज आपकी क्या है बेटा, मतलब सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट मतलब ऐड है, तो उसे आपको क्या करना है, इग्नोर कर देना है। ठीक है ना, चलो आगे देखो बेटा, कह रहा ही में अर्न इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। बिल्कुल, अब जो वही स्टॉक बचा है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आप उसे सेल करोगे, तब आपको रियलाइज होगा अनसोल्ड यूनिट। अब कह रहा है बेटा ये देखो, कह रहा है अनसोल्ड यूनिट आर्टिकल इफ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट अनसोल्ड आर्टिकल इज 8 रुपीज, ट्रेडर शुड वैल्यू द स्टॉक 8 रुपए पर यूनिट। अगर बेटा हम बात करते हैं, अगर इसकी वैल्यू, एक ये ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है बेटा, यदि उसकी जो आप रियलाइजेबल वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू वो 8 रुपए हो गई, कितना रुपए, 8 रुपए हो गई, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बेटा, 10 रुपीज है, तो दोनों का लोअर क्या बनेगा बेटा, 8 रुपीज। तो आपके 100 मल्टीप्लाई 8, अब बताओ बेटा यहाँ पे लॉस आ गया। ठीक है ना, लॉस आ गया है, कितने का बेटा, भाई कॉस्ट प्राइस कितना था, 10 था, मतलब कि आपके 1800 माइनस करेंगे बेटा, 200 का लॉस आ गया, जो कि आपको क्या करना होगा, लॉस को तुरंत रिकॉग्नाइज करना होगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यही है बेटा प्रूडेंस। ठीक है ना, चलो ये देखो बेटा दे रखा है, लास्ट कह रहा है कि दस द रिकॉग्नाइजिंग पॉसिबल लॉस 200 दैट ही में इनकर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ओके, अनसोल्ड आर्टिकल, कह रहा बेटा प्रॉफिट ऑफ द ट्रेडर इफ नेक्स्ट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अनसोल्ड आर्टिकल 15 रुपीज। यदि बेटा आपको 15 रुपीज का सेल करते हो, तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, मान लो आपने फिर इतना सेल कर दिया था, ठीक है ना, और इतने से आपने बाई किया था, अभी बेटा आपका ये 10 रुपीज से 1000 का भाई बाकी है। तो हम बात करते हैं, देखो बेटा प्रॉफिट निकालना है ना, अनसोल्ड आर्टिकल,
तो 6,000 का आपने सेल किया था, ठीक है, और 5,000 रुपए का आपने परचेज किया था, ठीक, 5,000 रुपए का परचेज किया था टोटल बेटा, टोटल, ठीक है ना। लेकिन इसमें से आपने 4,000 का ही तो बेचा है, ठीक है ना। तो 4,000 रुपए का बेचा है तो उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी होगी? 400 मल्टीप्लाई बेटा 10, मतलब 4,000। तो आप 4,000 इससे माइनस कर दोगे बेटा, आपका कितने का आ गया बेटा? 2,000 का प्रॉफिट आ गया। ओके, चलो, प्रॉफिट ऑफ द ट्रेडर इफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू अनसोल्ड आर्टिकल 8, अगर बेटा 8 रुपए में सेल करोगे तो 1,800 रुपए का ही तो बिकेगा, ठीक है ना। चलो, ये क्या प्रॉफिट पूछ रहा है ना, अच्छा हाँ। अब देखो बेटा, क्या कह रहा है, आपने पिछले 4,000 का आपने सेल किया, ठीक है ना, और इसकी कॉस्ट ये है, चलो जितना अनसोल्ड है उस पे बात करते हैं, ठीक है। तो 10 का ये आ जाएगा बेटा 1,000, ओके, और 800 का बेच दिया आपने, 200 का लॉस हो जाएगा बेटा, कितने का? 200 का लॉस होगा। अभी आपने पिछले आपने कितने का भाई प्रॉफिट, सॉरी, प्रॉफिट कितना आया था आप में? 2,000 आया था, ठीक है। 2,000 में से आपको 200 लॉस माइनस कर देना है, तो टोटल आपका जो प्रॉफिट होगा बेटा 1,800 होगा, ठीक है ना बेटा। चलो बेटा, आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि पिछले जब आपने 400 यूनिट सेल किया था, 2,000 का प्रॉफिट है, 100 यूनिट सेल करने पे आपको 200 का लॉस आया, तो टोटल आपका फाइनल प्रॉफिट कितना है? 1,800 है। ओके बेटा, तो अब आई होप समझ में आ गया होगा, प्रूडेंस का मतलब भी समझ में आ गया होगा। ये आगे एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंट डज नॉट परमिट्स creation of hidden reverse by undertaking profits and assets, or by overstating liabilities or losses. Suppose a company is facing damage suit, no provision for damages should be recognized by the charge against profit unless the profitability of loss the suit is more than the probability of losing it। देखो बेटा, ये क्या कह रहा है कि आपको यदि प्रूडेंस की पॉलिसी, मतलब कि कोई भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की है, तो वो प्रूडेंस में रहेगी, तो डज नॉट परमिट क्रिएशन ऑफ हिडन रिजर्व। आप हिडन रिजर्व नहीं क्रिएट कर सकते बाई अंडर स्टेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को कम, मतलब कि देखो, आप अगर प्रॉफिट बेटा कम दिखा देंगे तो आपका यहाँ नेट प्रॉफिट मान लो कम आएगा, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी ना बेटा। तो आप अपने टैक्स को बचाने के लिए भी आप अपने प्रॉफिट को कम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। असेट आर बाई ओवर स्टेटिंग लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ा दोगे बेटा, आपका लॉस को बढ़ा दोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो, सपोज अ कंपनी इज फेसिंग अ डैमेज सूट, नो प्रोविजन फॉर डैमेज। यदि बेटा आप पे कोई कंपनी में क्या है, डैमेज सूट लगा है, तो उसका आप प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, ठीक है ना। ओके बेटा, चलो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म हमने बता दिया बेटा, कोई भी ट्रांजेक्शन है, इवेंट्स है, उस वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए? शुड बी अकाउंटेड फॉर एनी प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद दियर सब्सटेंस एंड फाइनेंशियल रिलायबिलिटी, ठीक है, रियलिटी, एंड नॉट मेयरली बाय लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म। ओके, मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स। ओके बेटा, आपको क्या करना होगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो सारे के सारे मटेरियल आइटम्स को क्या करोगे? डिस्क्लोज करोगे, ठीक है। दैट इज द आइटम्स द नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके बेटा, मान लो बेटा कोई इन्वेस्टर है, वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके तभी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेगा। यदि बेटा आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, इट मींस कि आपने कोई भी मटेरियल आइटम्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया या डिस्क्लोज नहीं किया है, तो भाई वो जो यूजर्स है, जो इन्वेस्टर है बेटा, उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना यहाँ पे। ओके बेटा, तो आई होप समझ में आया होगा एग्जांपल भी। यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव या साइज। मतलब कि मटेरियलिटी ये डिपेंड नहीं करती कि किसी साइज से रिलेटेड है,
ठीक है ना बेटा। यदि बात करते हैं, मान लो आपके कैश काउंटर से 5,000 रुपए की चोरी हुई है, ठीक है। आपकी कंपनी मान लो बेटा करोड़ों की है, ठीक है। अब कैश काउंटर है बेटा, आपके कैश डिपार्टमेंट को के ये रिस्पॉन्सिबल होगा, कैश डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। यदि बेटा ये 5,000 रुपए आपका साइज में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेंगे तो बड़े पैमाने में, बड़े लार्ज अमाउंट में लॉस होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखो, एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, स्मॉल अमाउंट लॉस बाय द, देखो वही एग्जाम्पल इसमें भी दे रखा है बेटा। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन एम्प्लॉय कैन इंडिकेट अ सीरियस फ्लो इन द इंटरप्राइज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिक्वायरिंग इंटरमीडिएट अटेंशन टू अवॉइड ग्रेटर लॉसेज इन फ्यूचर। यदि बेटा आपने इस छोटे मोटे जो भी आपके लॉस है, मान लो जो भी चोरी होने से या जो भी है लॉस हो रहा है, उस पर आप एक्शन लेते हैं, तो इन फ्यूचर आपके बड़े जो भी है लॉस होने से आप उसे बचा सकते हैं। इन सर्टेन केसेस द क्वांटिटेटिव लिमिट्स ऑफ मटेरियलिटी इज स्पेसिफाइड, अ फ्यू ऑफ सच केसेस आर गिवन बिलो। ओके बेटा, चलो और बहुत सारे एग्जांपल देखो ले लिया कि भाई आपको यहाँ पे एक्शन लेना है, ठीक है ना। चलो दो एग्जांपल दे दिया है। कंपनी शुड डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 1 लाख विच एवर इज हायर। ओके बेटा, तो आपके किसी भी भाई इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड टोटल आपके एक्सपेंडिचर या इनकम का 1% या फिर 1 लाख विच एवर इज हायर है, तो आपको कह रहा है रिफर जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएनएल अकाउंट इन शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, बी पॉइंट पे देखो बेटा, कंपनी शुड डिस्क्लोज इन नोट टू अकाउंट। बेटा आपको पता होगा, आपको आपका नोट टू अकाउंट बनता है, क्या बनता है, नोट टू अकाउंट बनता है। तो उस नोट्स टू अकाउंट में आपको कुछ चीजें शो करनी पड़ती है। शेयर्स इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% शेयर स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड। ओके बेटा, आपकी कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग भाई आपको उस इन भाई शेयर होल्डर के प्रॉपर शेयर्स को डिस्क्लोज करना होगा, क्योंकि भाई वो शेयर होल्डर्स 5% आर मोर होल्डिंग है, तो उसको क्या करना होगा भाई, डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो बेटा, आपका दे रखा है मैनर ऑफ डिस्क्लोजर। लास्ट पॉइंट दे रखा है बेटा, all significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of a financial statement should be disclosed। ओके बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अडॉप्ट किया है, तो अब उसके मैनर ऑफ डिस्क्लोजर भी होंगे। तो जिस मैनर से उसे डिस्क्लोज किया जाता है, उस मैनर से आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। यदि नोट्स टू अकाउंट में दिखाना है तो नोट टू अकाउंट में दिखाओ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां दिखाना है बेटा वहां पे आपको उसे प्रॉपर तरीके से शो करना होगा। द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एज सच शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी नॉर्मली डिस्क्लोज्ड वन प्लेस। ओके बेटा, चलो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में मेजर आपके 4 कंसिडरेशंस है, प्रूडेंस, मटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, डिस्क्लोजर, मैनर ऑफ डिस्क्लोजर। ओके बेटा, चलो डिस्क्लोजर आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। यदि बेटा आप की अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं और उस अकाउंटिंग पॉलिसी में किसी भी प्रकार का क्या है, चेंजेस आता है, तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं बेटा अच्छे से। तो अब आगे आपका आएगा प्रोसीजर्स ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड। ओके बेटा, यदि बेटा आप क्या करते हैं, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हैं, उसकी वजह से मटेरियल इफेक्ट आता है करंट पीरियड में, आर बेटा which reasonably expected to have material effect later period should be disclosed।
ओके बेटा, यदि आपके करंट पीरियड में चेंजेस आते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज होने से या लेटर पीरियड में, तो आपको क्या करना होगा, उसे डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है ना। इन दिस केस अ चेंज in this case of a change in accounting policy which has a material effect in the current period, the amount by which any item in the financial statement is affected by such change should also be disclosed to the extent ascertainable. ओके बेटा, जहां तक असर्टेनेबल हो पाए वहां तक आपको क्या करना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उतने अमाउंट से रिलेटेड आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोजर करना होगा। वेयर सच अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल, अगर भी अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है तो आपको, चाहे वो होली हो या इन पार्ट हो, तो आपको फैक्ट डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है ना। फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड। ये देखो बेटा, समरी चार्ट बना हुआ है। क्या कह रहा है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मटेरियल इन करेंट पीरियड, या फिर बेटा आपका नॉट मटेरियल इन करेंट पीरियड बट असर्टेनेबल इन लेटर पीरियड। बेटा यदि मटेरियल है करेंट पीरियड में, अमाउंट असर्टेनेबल है, तो उस अमाउंट को क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है तो फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। ओके बेटा, अगर बेटा करंट ईयर में इफेक्ट नहीं है और आपके फर्दर आपके प्रिसीडिंग, ओके, मतलब सक्सीडिंग ईयर में आपका क्या है, इफेक्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, फैक्ट ऑफ सच चेंजेस इन लेटर पीरियड टू बी डिस्क्लोज इन करेंट पीरियड। मतलब कि जो आने वाले पीरियड में चेंजेस होने वाले हैं उसे आप करंट पीरियड में डिस्क्लोज करोगे। ओके बेटा, चलो ये एग्जांपल देखो, एक दे रखा है बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने और उसके प्रोसीजर से रिलेटेड, ठीक है। इन सिंपल कह रहा है, अ सिंपल डिस्क्लोजर दैट एन अकाउंटिंग पॉलिसी हैज बीन चेंज इज नॉट मच। ओके बेटा, change is not much used for a reader of a material statement. The effect of change should therefore be disclosed wherever ascertainable. यदि बेटा ascertainable है तो उसे आप क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। सपोज अ कंपनी हैज स्विच ओवर वेटेड एवरेज फार्मूला फॉर ascertaining कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। देखो बेटा, हमने बात बताई थी आपको, जो आपकी इन्वेंट्री होती है वो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, ठीक है, वैल्यूएशन एज पर किस किस बेसिस से होता है बेटा, आपका एवरेज बेसिस पे होता है बेटा, वेटेज मेथड से भी होता है, उसके साथ साथ आपका लीफो मेथड से, ठीक है, लीफो फीफो मेथड होता है एक, फीफो मेथड, ठीक है ना। अब मान लो बेटा इन्होंने क्या लिया एग्जांपल, कह रहा है कि स्विच्ड ओवर वेटेड एवरेज फार्मूला फॉर असर्टेनिंग कॉस्ट इन्वेंट्री फ्रॉम अर्लियर प्रैक्टिस यूजिंग फीफो। ओके बेटा, तो अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, वेटेज क्या था, अर्लियर practice is using FIFO. If the closing inventory using FIFO method is 2 lakh and that weighted average method 1.8 lakh, the change in accounting policy plus down profit value of inventory 20,000, the company may disclose the change in accounting policy in the following manner. ओके बेटा, तो देखो बेटा, अब यहाँ पे जो आपका 20,000 का चेंज आया है, ठीक है ना, उस 20,000 के चेंज को आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोजर करना होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो बेटा, द कंपनी वैल्यू इट्स इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट आर एनआरवी। हमने बताया बेटा एज पर AS2 क्या होता है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट आर एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है ना। Since net realizable value of all item of inventory in the current year was generated, then respective cost, the company valued its inventory at cost in the present year. The company has changed the weighted average method which later reflect the consumption pattern of inventory, ascertaining inventory cost from the earlier practice of using FIFO method, पहले यूज करते थे बेटा, for the purpose the change in policy has reduced the profit for the year value of the inventory for the year 20,000.
द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज टू बी डिस्क्लोज्ड इफ द चेंज इन रीजनेबली एक्सपेक्टेड to have material effect in future accounting period even if the change has no material effect in the current accounting period। बेटा करंट अकाउंटिंग पीरियड में यदि आपका क्या है, चेंज है, इफेक्ट आ रहा है, तो आपको भी आप मतलब कि आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। अगर नहीं आ रहा है फिर भी आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा, क्योंकि भाई फ्यूचर आपके फ्यूचर पीरियड में चेंजेस आएंगे। ठीक है, चलो द एबव रिक्वायरमेंट इंश्योर दैट ऑल फोर इंपॉर्टेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी आर एक्चुअली डिस्क्लोज्ड। ओके बेटा, ये आपके फोर इंपॉर्टेंट जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस आएंगे उसे आपको डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा क्या दे रखा है अब, डिस्क्लोजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अब आपके डेविएशन का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है ना बेटा, चेंजेस फ्रॉम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। हमने आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बताया 1 2 3। फर्स्ट बेटा आपको हमने क्या बताया था, आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, और बेटा आपको हमने एक थर्ड बताया था, अक्रूवल बेसिस। ठीक है ना, ये तीन आपको अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में हमने बताया था। अब यदि बेटा इन अकाउंटिंग एजम्पशंस को आप क्या करते हो, एडॉप्ट करते हो, क्या करते हो, एडॉप्ट करते हो, ठीक है ना, तो क्या करना होगा, वेट अ मिनट। हाँ तो आगे देखो बेटा, ये आपका इफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस वाइज गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, ये तीन हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन बताया था। यदि बेटा आप फॉलो करते हो तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होगी, हमने ये बताया था। यदि आप फॉलो नहीं करते हो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस तो आपको उसे क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यदि बेटा आप क्या करते हो, आर फॉलोड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions इज नॉट फॉलोड, द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज बेटा। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी रिफर द टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन इन ऑल अकाउंटिंग पीरियड। ये हम सबके बारे में डिटेल्स में ऊपर बात कर लिया भाई। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, अकाउंट अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस में हमने डिफरेंस भी देखा था। तो अब आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा से, कि प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी रिफर टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर अ सिमिलर पीरियड इन ऑल अकाउंटिंग पीरियड्स। ओके बेटा, चलो अब ये जैसे कि एक एग्जांपल देखो बेटा ले रखा है, कह रहा है इन द बुक्स ऑफ एम एस प्रशांत लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री आज 31 मार्च 2002 अमाउंट टू 1,63,000 ऑन द बेसिस ऑफ पीपो मेथड। ओके बेटा, मतलब कि जो एक प्रशांत एम एस मेसर प्रशांत लिमिटेड कंपनी की क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 31 मार्च 2002 की, अमाउंट कितना है बेटा, 1,63,000, किस बेसिस से, फीफो मेथड से। कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द फ्रॉम फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड फॉर द सर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री year 2001-2 on the basis of weighted average method। क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 मार्च 2002 की है, अमाउंट 1,47,000। मतलब बेटा पहले आपके फीफो मेथड से कितनी थी, 1,63,000, अब 1,47,000 आ गया बेटा। मतलब कि आपका इसमें चेंजेस आ गया, आपकी जो है इन्वेंट्री डिक्रीज हो चुकी है, कितने से बेटा, 0 से 0, 0 से 0, 13 माइनस, आप 7 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, और कैरी दे दिया तो 5, 5 4 1, मतलब 16,000 से आपकी इन्वेंट्री क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। तो आप इसका क्या करेंगे, डिस्क्लोजर देंगे बेटा, क्या देंगे, डिस्क्लोजर देंगे। और आपको ये बताना होगा कि भाई हमने क्या किया। अगर बेटा अमाउंट आपको असर्टेनेबल है तो आपको इसे डिस्क्लोज करना होगा, अगर असर्टेनेबल नहीं है, ऊपर हमने पढ़ा है, तो उसके फैक्ट को डिस्क्लोज करेंगे। ये बेटा आपने देखा होगा, ऊपर पढ़ा है ना, ये देखो
अमाउंट यदि बेटा असर्टेनेबल है तो उस अमाउंट को डिस्क्लोज करोगे, असर्टेनेबल नहीं है तो फैक्ट को डिस्क्लोज करोगे। यदि बेटा करंट पीरियड में है तो भी आपको डिस्क्लोज करना होगा। अगर आपका बेटा सक्सीडिंग पीरियड में है तो चेंजेस आएंगे इस अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने से, तो भी आपको डिस्क्लोज करना होगा। ये सारे पॉइंट को आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये देखो बेटा क्या कह रहा है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 disclosure of accounting policy, any change in accounting policy which has a material effect should be disclosed in the financial statement. The amount by which any item of the financial statement is affected by such change should also be disclosed to the extent ascertainable. जितना ascertainable हो सके बेटा उतना आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। यदि बेटा अमाउंट ascertainable नहीं है wholly बेटा or in part the fact should be indicated. Thus प्रशांत लिमिटेड should disclose the change in valuation method of inventory. आपने फीफो से, कौन सा बेटा फीफो था ना, हाँ क्या था, हाँ फीफो से आपने वेटेड एवरेज मेथड में चेंज किया है ये बताना है। वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट द कंपनी में डिस्क्लोज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द फॉलोइंग मैनर। कंपनी वैल्यू इट्स इन्वेंट्री एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी एज पर एएस 2 के अकॉर्डिंग बेटा आपको ये लिखना होगा। एज पर एएस 2 आपकी क्या होती है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी since net realizable value all item of inventory its current year was greater than रिस्पेक्टिव कॉस्ट द कंपनी वैल्यू इट्स इन्वेंट्री एट अ कॉस्ट। यदि बेटा ज्यादा रहेगा तो आपको कॉस्ट में दिखाना होगा। इन द प्रेजेंट ईयर दैट इज द 2001 द कंपनी हैज चेंज द वेटेड एवरेज मेथड which better reflect the consumption pattern of inventory for ascertaining inventory cost from the earlier practice of using FIFO for the purpose. The change in account change the policy in the policy has reduced current profit value of inventory by 16,000। ओके बेटा, कितना सिंपल है। तो आपका जो एएस है बेटा इसको आप पॉइंट टू पॉइंट पूरा अच्छे जब तक नहीं पढ़ोगे और अपने से इसको लिखना है बेटा। यदि आपको एएस अच्छे से कंप्लीट करना है और अच्छे से समझना है तो आपको एएस पढ़ने के बाद खुद से अपनी एक नोट्स बनाओ। अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा, ठीक है ना। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 2, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 देखो आपको बेटा होमवर्क में दे देते हैं, घर पे ट्राई कर लेना। ओके होमवर्क नंबर 1, ठीक है बेटा। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 रहेगा, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 भी होमवर्क में रहेगा बेटा। होमवर्क आगे बेटा आपका खत्म। ये AS1 बेटा डन, AS1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका होमवर्क है बेटा कि आपको क्या करना है, ट्रू टेस्ट ऑफ नॉलेज सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेने हैं। नॉट मेजर कंसीडर सिलेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। आपको प्रूडेंस होना चाहिए, मैटेरियलिटी होना चाहिए बेटा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए। ये नहीं होगा मतलब ये इस क्वेश्चन के बेसिस से ये करेक्ट ऑप्शन है बेटा, ठीक। चलो तो ऐसे ही आपको क्या करना होगा, सारे क्वेश्चंस करने हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी कर लेना है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ट्रू फॉल्स आंसर गिवन रीजन, ठीक है ना। आपको रीजन भी प्रोवाइड करना होगा इसमें। ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो दे रखा है 7 8 से 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट एएस में। आपको अब क्या करना है भाई, हमने अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब आपको घर पे अच्छे से इसे पूरा पढ़ना है और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो।